हे एवरीवन, वेलकम बैक टू विचर सीज़न 1 एपिसोड 4 एक्सप्लेनेशन। और एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि अगर आप लोगों ने इससे पहले के एक्सप्लेनेशन वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं रेकमेंड करती हूं कि पहले आप वो देख लीजिए, देन ये एपिसोड देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं एक आदमी कहानी सुना रहा है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है विचर को एक सिल्की मोर राक्षस ने निगल लिया और अब विचर जिंदा नहीं है। पर तभी विचर वहां पहुंचता है जो कि ऊपर से नीचे तक खून से ढका हुआ है और वो बताता है कि सिल्की मोर ने मुझे निकल लिया था, बट उसके अतड़ियों को और पेट को काट कर मैं बाहर आया हूँ। उसके बाद वो जाता है नहाने और उसके साथ जेस्केयर होता है। जेस्केयर विचर को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है कि वो उसके साथ एक राजघराने की पार्टी में चले और वो उसे कहता है कि इस शहर की बहुत सारी औरतों के साथ उसका अफेयर रह चुका है, तो किसी के भाई या पति ने उसे पहचान कर उसे मारना शुरू करे, इससे तुम मेरी रक्षा करो। पहले तो विचर बिल्कुल ही मना कर देता है, पर जेस्केयर कहता है कि मैंने अपने पोइट्री से तुम्हें फेमस किया है, जिस वजह से तुम्हें इतना काम मिलता है, तो मेरा तुम पर बहुत एहसान है, तो तुम्हें मेरी बात माननी चाहिए। फिर विचर जेस्केयर की बात मान लेता है और दोनों समारोह में पहुंचते हैं। विचर ने अलग ढंग के कपड़े पहने हैं। जेस्केयर उससे कहता है कि हाँ, तुम किसी से मत बताना कि तुम विचर हो, पर वहाँ पहले से ही काफ़ी लोग जानते हैं। मोसेक उसे विचर कहकर बुलाता है। मोसेक को पिछले एपिसोड में हमने बच्चा देखा था जो कि अभी बड़ा हो चुका है। 4th एपिसोड तक आप लोगों को टाइमलाइन का कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा, पर अभी भी कोई अगर कन्फ्यूज़न है तो मैं एक टाइमलाइन एक्सप्लेन करते हुए वीडियो ज़रूर लाऊंगी। दूसरी तरफ एक आदमी जेस्केयर को पकड़कर साइड ले जाता है और उसे धमकाता है। एक्चुअली जेस्केयर का उसकी बीवी के साथ पहले अफेयर रह चुका है और वो जेस्केयर को पहचान लेता है। विचर जैसे ही नोटिस करता है तो वो वहाँ पहुँचता है और जेस्केयर की जान बचाता है। वो कहता है कि ये मेरा दोस्त है और ये नपुंसक है। प्रिंसेस पविता जो कि सिंत्रा की राजकुमारी है, उसके स्वयंवर पे ही ये समारोह है। दूसरी तरफ हम रानी कलांते को देखते हैं, जिसे देखकर लग रहा है कि वो किसी युद्ध से डायरेक्ट यहाँ पहुँची है उनकी। फिर वो पविता के पास पहुँचती है। पविता काफ़ी दुखी नज़र आ रही है, शायद वो शादी से खुश नहीं है। रानी कलांते उसे समझाती है कि एक बार शादी कर लो, उसके बाद तुम्हारी जो मर्जी वो तुम कर सकती हो। उनकी बातों से ऐसा लगता है कि ये स्वयंवर बस नाम का है, पहले से ही सब कुछ डिसाइडेड है। रानी कलांते विचर से कहती है कि आज मुझे तुम्हारी ज़रूरत पड़ सकती है, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो तुम्हें मेरे लिए तलवार उठाना होगा। पर विचर मना कर देता है। वो कहता है कि आज मैं किसी से लड़ाई के मूड में बिल्कुल भी नहीं हूँ। नील्फगार्ड का राजकुमार स्वयंवर में हिस्सा लेने पहुंचा है, पर रानी कलांते उसकी भारी बेइज्जती करती है। यहाँ समझने वाली बात यह है कि प्रेजेंट टाइम में नील्फगार्ड ने सिंत्रा की बुरी हालत की है, सबको मार डाला है और कब्जा कर लिया है, पर नील्फगार्ड अभी शायद उतना स्ट्रांग नहीं है। राजकुमार वहाँ से चुपचाप वापस लौट जाता है। तभी हेलमेट पहना हुआ एक नाइट, जिसे सारे सिपाही रोकने की कोशिश कर रहे थे, पर वो ज़बरदस्ती अंदर आ जाता है और वो कहता है कि बस मुझे एक बार रानी कलांते से बात करनी है। वो क्वीन कलांते से कहता है कि मैं आपकी बेटी पविता से प्यार करता हूँ और इस स्वयंवर में हिस्सा लेने आया हूँ। इस बात से क्वीन कलांते गुस्सा होती है और कहती है कि मैं एक नाइट से किससे अपनी बेटी की शादी क्यों करूँ, और खासकर जिसने अपना चेहरा हेलमेट के पीछे छुपा रखा हो। तभी एक सिपाही जाता है और उसका हेलमेट उतार कर फेंक देता है और सब ये देखकर चौंक जाते हैं कि उसका चेहरा एक नॉर्मल इंसान की तरह नहीं होता है, वो किसी जानवर की तरह दिख रहा होता है। ये देखकर गुस्से से तिलमिला उठती है और विचर से कहती है कि इसे मार डालो। शायद कलांते को इस बात का पता पहले से ही था, इसीलिए विचर से उसने पहले ही ये बात कही थी, पर विचर मारने से मना कर देता है। वो कहता है कि ये कोई राक्षस नहीं है, बल्कि ये श्रापित है, किसी ने इसे श्राप दिया है जिसकी वजह से इसका चेहरा ऐसा हो गया है। तब क्वीन कलांते अपने सोल्जर से कहती है कि इस जानवर को अभी मार डालो। फिर एक एक करके सोल्जर्स उस नाइट से लड़ने आते हैं और उसके सामने टिक नहीं पाते हैं। वो एक नज़र पविता की तरफ देखता है और फिर और भी बहुत से सैनिक आते हैं, पर धीरे धीरे अब वो कमज़ोर पड़ने लगता है। वो घायल हो गया है, वो गिर पड़ा है। पर तभी अचानक वहाँ विचर पहुँचता है और विचर उसकी तरफ से बाकी सोल्जर्स से लड़ना स्टार्ट करता है। दोनों मिलकर सोल्जर्स से लड़ रहे होते हैं और देखते ही देखते अफरा तफरी मच जाती है, सब एक दूसरे से लड़ रहे होते हैं। तब क्वीन कलांते बीच में पड़ती है और वो रोकने की कोशिश करती है, बट कोई भी उनकी नहीं सुनता है। फिर वो आती है और खुद भी लड़ना स्टार्ट करती है। वो विचर के सामने अपना तलवार तानती है और लड़ाई की चुनौती देती है, पर तभी हम देखते हैं कि प्रिंसेस पविता दौड़ती हुई जाती है और उस नाइट को गले लगा लेती है। ये देखकर सबकी आंखें फटी रह जाती है। तब वो नाइट, जिसका नाम दूनी होता है, वो क्वीन कलांते से कहता है कि बहुत पहले मैंने आपके पति की जान बचाई थी और उन्होंने मुझे तोहफे के तौर पर लॉ ऑफ सरप्राइज़ दिया था, जिसमें मुझे पविता गिफ्ट के तौर पर मुझे मिली थी। तो यहाँ जल्दी से मैं एक्सप्लेन कर देती हैं कि लॉ ऑफ सरप्राइज़ क्या होता है। तो एक्चुअली विचर्स की दुनिया में लॉ ऑफ सरप्राइज़ का मतलब है कि यदि मैं किसी की जान बचाती हूँ तो वो बदले में अगर मुझे लॉ ऑफ सरप्राइज़ देता है तो उसके पास कुछ भी ऐसा हो जिसकी जानकारी उसे ना हो। वो कुछ भी हो सकता है, चाहे वो बच्चा हो, जानवर हो, फसल हो, कुछ भी हो सकता है, वो मेरा हो जाएगा।
और ये लॉ ऑफ सरप्राइज सीधे डेस्टिनी से कनेक्टेड होता है। तो अगर जो ना माने इस लॉ को तो उसके साथ बुरी घटनाएं घटती हैं। तो यहाँ लॉ ऑफ सरप्राइज के तहत ही पविता अब डूनी की है। लॉ ऑफ सरप्राइज का नाम सुनकर दरबार में बाकी लोग भी क्वीन कलांते को समझाते हैं कि हम लॉ ऑफ सरप्राइज के खिलाफ नहीं जा सकते हैं, पविता की शादी इसी डूनी के साथ होनी चाहिए। फिर डूनी कलांते को बताता है कि जब मुझे पता चला कि लॉ ऑफ सरप्राइज़ में मुझे बच्चा मिला है तो मैंने उस तोहफे की उम्मीद छोड़ दी और मैं वापस चला आया। पर काफ़ी सालों के बाद मेरी मुलाकात इत्तेफाक से पविता से हुई और हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। तब मैं समझ गया कि ये डेस्टिनी ही है जो हम दोनों को मिलाना चाह रही है। फिर मुस्तैक कलांते को समझाता है कि हम डेस्टिनी के खिलाफ नहीं जा सकते हैं और कलांते भी मान जाती है दोनों की शादी के लिए। वो डूनी का हाथ पकड़ती है और धीरे से उसके कान के पास जाकर उससे कहती है कि ये है तुम्हारी डेस्टिनी, और उसके ऊपर तलवार तान देती है, उसे मारने ही वाली होती। फिर पविता बहुत तेज चीखती है, ठीक उसी प्रकार जैसा सीरी ने फर्स्ट एपिसोड में चीखा था और धरती फट गई थी। पविता के चीखने से चारों तरफ बवंडर आता है, सब काफ़ी दूर फेंक जाते हैं, तेज आंधी जैसी चलने लगती है और बीच सेंटर में पविता और डूनी खड़े होते हैं। उन पर आंधी का कोई बवंडर का कोई असर नहीं होता है, वो धीरे धीरे हवा में उठते जाते हैं। विचर काफ़ी कोशिश करता है कि इस बवंडर को रोक सके पर वो रोक नहीं पाता है। फिर वो अपना पोषण पीता है और उसके बाद वो उस आंधी को शांत कर पाता है। बवंडर के शांत होते ही क्वीन कलांते के चेहरे का भाव बिल्कुल ही बदल जाता है। वो अपनी बेटी को गले लगाती है और उससे कहती है कि इस तरह की शक्तियाँ तुम्हारे नानी के पास भी थी पर मेरे पास कोई शक्तियाँ नहीं थी और मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हारे पास ये शक्तियाँ हैं। फिर वो उन दोनों की शादी करा देती है और ख़ुद क्वीन कलांते की शादी किंग ईस्ट से हो जाती है। दोनों की शादी होते ही दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और किस करते ही डूनी ज़मीन पर गिर पड़ता है और वो उठता है तो उसका चेहरा बिल्कुल इंसानों की तरह नॉर्मल हो चुका था, यानी कि उसका श्राप जा चुका था। इधर विचर जब वापस जाने को होता है तो डूनी उससे कहता है कि तुमने मुश्किल समय में मेरी मदद की है तो मैं भी तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। पर पहले तो विचर मना करता है, बट ज़िद करने पर वो कहता है कि ठीक है, तुम भी मुझे लॉ ऑफ सरप्राइज़ ही गिफ्ट कर दो। और ये बात सुनते ही क्वीन कलांते कहती है ये तुमने क्या मांग लिया विचर, और तभी पविता वहाँ उल्टियाँ करना स्टार्ट करती है। इसका मतलब है कि पविता माँ बनने वाली है और इस बात की जानकारी किसी को भी नहीं थी, ना डूनी को, ना पविता को और ना ही क्वीन कलांते को। अब इसका मतलब हुआ कि डूनी और पविता के होने वाले बच्चे पर विचर का हक होगा लॉ ऑफ सरप्राइज़ के तहत। विचर वहाँ से जाने लगता है, मौसेक उसे रोकता है, कहता है तुम्हें सिंत्रा में ही रुक जाना चाहिए, यहाँ से जाना तुम्हारा डेस्टिनी के खिलाफ होगा और इसका बुरा असर सब पर होगा। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है येनिफर की दुनिया में। येनिफर की दुनिया में 30 इयर्स का लीप हो चुका है, यानी कि अब येनिफर का टाइमलाइन गेराल्ट की टाइमलाइन के साथ ही चल रहा है। येनिफर 30 सालों से एड्रिन के राजा को सर्व कर रही है। आप लोग देखोगे कि येनिफर बिल्कुल पहले जैसे ही जवान है, उसने बिल्कुल भी एज नहीं किया है। तो एक्चुअली विचर के दुनिया में विचर, मेजेस और विचेस जो होते हैं वो कभी भी एज नहीं करते हैं, वो जैसे कि तैसे ही रहते हैं। हम पहले सीन में येनिफर को काफ़ी दुखी सा देखते हैं। एक्चुअली उसने सोचा था कि जब वो विच बन जाएगी तो उसकी लाइफ काफ़ी एडवेंचर वाली हो जाएगी, पर वो 30 सालों से राजघराने के पॉलिटिक्स में ही उलझी रह गई है। येनिफर अब ऐसी सोच में डूबी होती है कि अचानक रथ पर किसी का हमला होता है। खून से सना एक चाकू आकर रथ से लगता है, दोनों के दोनों चीख पड़ते हैं। बाहर देखते हैं तो पूरा खून खराबा हुआ है, यानी चारों तरफ खून ही खून है। जितने भी सोल्जर्स हैं इनके वो सारे मारे जा चुके हैं। वो लोग फिर रथ से बाहर आते हैं और बाहर का नज़ारा बहुत ही भयानक होता है, कोई भी ज़िंदा नहीं बचा होता है, यहाँ तक कि घोड़ों को भी मार दिया गया होता है। एक सिपाही ज़िंदा होता है जो उनके सामने आता है और हम देखते हैं एक मेज को जिसके पास एक भयानक कीड़ा होता है जिसके चाकूनुमा पैर और हाथ होते हैं। इस मेज ने ही सभी को मार दिया होता है और अब ये रानी और उसके बच्चे को भी मारना चाहता है। एक्चुअली राजा ने ही इस जादूगर को भेजा होता है रानी और उसके बच्चे को मारने के लिए। येनिफर किसी तरह से पोर्टल बनाकर उन दोनों को वहाँ से निकालती है और दूसरी जगह किसी रेगिस्तान में पहुँच जाते हैं। फिर उन लोगों को वहाँ नज़र आता है कि वो जादूगर भी वहाँ पहुँच चुका है। फिर दोबारा येनिफर एक दूसरा पोर्टल बनाती है और किसी दूसरी जगह पर पहुँचती है। वो रानी के सारे नेकलेस और जेवर निकाल कर फेंकती है। उसे लगता है कि ज़रूर कोई ट्रैकर लगा हुआ है और तभी वहाँ पर वो जादूगर फिर से पहुँच जाता है। येनिफर फिर से एक और पोर्टल बनाती है और पूरी ताकत झोंक देती है रानी को बचाने के लिए। फिर एक किसी पथरीली पहाड़ी पर पहुंचती है जहां पर क्वीन कैलस उल्टा येनिफर को उल्टा सीधा सुनाती है और कहती है कि तुम एक जादूगरनी होकर भी मेरी जान नहीं बचा पा रही हो। तब तक पीछे से जादूगर आता है और यहाँ येनिफर गुस्से से रानी को वहीं अकेला छोड़कर दूसरा पोर्टल बनाती है और वहाँ से चली जाती है।
और येनिफर बिल्कुल दूसरी ही किसी जगह पर पहुंच जाती है और इधर जादूगर रानी को मारने जाता है। रानी अपना बच्चा जादूगर के सामने रख देती है और बोलती है उसे छोड़ दे, लेकिन जादूगर उसे मार डालता है। उस जादूगर का कीड़ा अब उस बच्चे को मारने के लिए आगे बढ़ ही रहा होता है कि तब तक उस कीड़े का सर उड़ जाता है। यहाँ येनिफर पहुँच चुकी थी और येनिफर उसे मार डालती है। उसके बाद एक पोर्टल बनाती है और बच्चे को लेकर भागती है, लेकिन पीछे से उस जादूगर ने अपना चाकू फेंक दिया था और वो चाकू जाकर येनिफर के पीछे पीठ में लगता है और आर पार होकर उस बच्चे को लग जाता है। येनिफर को तो कुछ नहीं होता है, पर वो बच्चा नहीं बचता है। येनिफर किसी समुद्री इलाके में पहुंचती है और जल्दी से जब बच्चे को नीचे रखती है तो वो देखती है कि वो बच्चा खून से लथपथ है और मर चुका है। वो बहुत कुछ कोशिश करती है, अपनी सारी जादू और विद्या लगाने की कोशिश करती है, पर वो बच्चा नहीं बचता है। येनिफर खुद भी एक बेटी होती है, इसलिए इस बच्ची के मरने पर उसे बहुत ज़्यादा दुख होता है। वहीं रेत पर वो उस बच्ची को दफना देती है और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है सीरी के दुनिया में। पिछले एपिसोड में हमने देखा था सीरी किसी जंगल की तरफ ऐसे चली जा रही थी जैसे उसे किसी ने हिप्नोटाइज़ कर लिया हो, और सीरी पहुँचती है ब्रोकिलॉन के जंगलों में और वहाँ रहते हैं ड्रायड्स। ड्रायड्स बेसिकली ब्रोकिलॉन के जंगलों में ही बसते हैं। इनका झुंड जो होता है उसमें सिर्फ फीमेल्स ही होती हैं और इनके पास भी कुछ मैजिकल पावर्स होते हैं। सीरी के जंगल में प्रवेश करते ही ड्रायड्स उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। पहले तो सीरी डर जाती है, पर वो देखती है कि दारा जो कि उसका दोस्त है वो भी वहीं पर कैद है और उसे चोट आई। ड्रायड्स एक तरह का पानी उसके जख्म पे डालकर उसे ठीक कर रहे हैं। ये पानी उनके जंगल में पाए जाने वाले पवित्र पेड़ से आता है और इसमें बहुत मैजिकल प्रॉपर्टीज़ है। इससे घाव जख्म दूर हो जाते हैं। ड्रायड्स की लीडर सीरी और डारा से कहती है कि उन्हें जंगल का ये पानी पीना होगा। ये पानी पीने से वो अपना अतीत भूल जाएंगे और हमेशा के लिए इस जंगल के हो जाएंगे। और डारा खुशी खुशी उस जंगल का पानी पी लेता है और वो सीरी से भी कहता है कि वो भी ये पानी पी ले और अपने अतीत के जख्मों को भूल जाए। पहले तो सीरी मना करती है, लेकिन फिर वो भी तैयार हो जाती है उस पानी को पीने के लिए। पर वो जब पहली बार वो पानी पीती है तो उस पर कुछ भी असर नहीं होता है, उसे अपना सारा अतीत याद ही रहता है। तब ड्रायड्स की लीडर कहती है कि उसे शायद पेड़ से फ्रेश वाटर जो है वो पिलाना होगा। फिर वो उसका हाथ पकड़कर उस पवित्र पेड़ के पास पहुंचती है और उसका पानी डायरेक्ट उसे पीने के लिए कहती है। सीरी जैसे ही उस पानी को पीती है वो किसी अलग ही दुनिया में पहुंच जाती है। वहाँ अंधेरा होता है, रेगिस्तान होता है और दूर दूर तक कोई भी इंसान नज़र नहीं आता, बस एक पेड़ दिखाई देता है और वो पेड़ सीरी से पूछता है कि तुम क्या हो। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है सिंत्रा में, जहाँ सारे लोग मारे जा चुके हैं। निल्फगार्ड के लोग सबको मार चुके हैं और उन्हें रानी क्लांथे का बॉडी मिलता है, जिससे विचक्राफ्ट करके वो सीरी का लोकेशन पता कर लेते हैं। और हम मोसैक को अंत में देखते हैं जिसके हाथों को बांधकर उसे घोड़े से खींचा जा रहा है। और इसके साथ ही विचर सीज़न 1 एपिसोड 4 यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आपको मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा प्लीज़ ज़रूर बताना कमेंट बॉक्स में। वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं बहुत जल्दी एपिसोड 5 के साथ एक नए वीडियो के साथ आप लोगों से मिलती हूँ। टिल देन बाय बाय।